हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, मैंने आपको पिछली क्लास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक विचार के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, और उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ाया था। उसका जो बचा हुआ पार्ट है तो अब यहाँ पर देखिए अब आप, तो राजनीतिक विचार में जो अगला पॉइंट आता है इसमें वह है पाकिस्तान के विभाजन संबंधी विचार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित विचार कौन कौन से थे, तो देखिए इसमें पहला आता है कि उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत पाकिस्तान विभाजन का पक्ष लिया था, ठीक है। तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन की बात हो रही थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की शांति व समृद्धि भारत विभाजन के द्वारा संभव है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत में हिंदुओं की शांति और समृद्धि के लिए यह विभाजन बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर उनका मत था कि पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका अपना एक अलग धर्म है, अलग भाषा है और उनकी अलग संस्कृति है। इसके बाद में फिर उन्होंने कहा था कि भारत के प्राकृतिक स्रोत पाकिस्तान की तुलना में अधिक है, इसलिए पाकिस्तान का जन्म भारत को कमज़ोर नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि अगर भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है तो फिर भारत के कुछ आर्थिक संसाधन पाकिस्तान में जाने की वजह से हो सकता है कि भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन विचारों का खंडन किया था, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत से अगर अलग होता है तो भारत का उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। भारत कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि यदि किसी समुदाय में राष्ट्र के सभी तत्व मौजूद हैं, ठीक है, तो वह एक पृथक राष्ट्र की मांग कर सकता है। तो ये सभी विचार थे पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पाकिस्तान के विभाजन संबंधी विचार लिखिए। तो ये आपको 5 नंबर में लिखने होंगे। इसके बाद में 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि अंबेडकर और भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार क्या है, तो देखिए इसमें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के लिए प्रस्तावित अनुच्छेदों में उनके राजनीतिक विचार और अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान में कुछ प्रशासनिक प्रावधानों की विस्तार पूर्वक व्याख्या पर बल दिया था। इसके बाद में उन्होंने कहा था कि हमने परंपरावादी समाज में प्रजातंत्र की स्थापना की है और यदि प्रशासनिक प्रावधानों की विस्तार पूर्वक व्याख्या नहीं की गई तो आने वाला या भावी शासक संविधान का उल्लंघन किए बिना संविधान का दुरुपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो परिणाम स्वरूप संविधान का अस्तित्व तो रहेगा लेकिन उसमें जो वास्तविक उद्देश्य है तो वह वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से संविधान की व्याख्या और प्रजातंत्र की स्पष्ट व्याख्या करनी होगी और जो भी प्रशासनिक प्रावधान है उन प्रशासनिक प्रावधानों का भी स्पष्ट हमें व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के बारे में कहते हैं। इसके बाद देखिए कि संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या रही है। तो देखिए संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका, तो 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका, क्योंकि हमारे भारत में संविधान के निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। तो संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनको योग्यता, कुशलता, लगन और निष्ठा ने सबको प्रभावित किया था
और संविधान के दर्शन एवं प्रावधानों पर उनका प्रभाव निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है कि संविधान निर्माण में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों के संदर्भ में था। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के प्रावधान का जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान करवाया था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही करवाया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे भारत में लोगों को स्वतंत्रता अवश्य दी जानी चाहिए और स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान उन्होंने संविधान में करवाया, ये पहला योगदान उनका। दूसरा आता है कि अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 में प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो अनुच्छेद 32 है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अनुच्छेद 32 को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हुए इसके बिना संविधान शून्य बताया था। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 के बिना संविधान शून्य है, और यह तो संविधान का हृदय है, संविधान का आत्मा है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 को कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि कोई भी व्यक्ति यदि वह व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं है तो मंत्री नहीं होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह विचार था कि ऐसी अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। यदि कोई योग्य व्यक्ति है और वह एक स्थान से चुनाव में पराजित हो जाता है तो भी उसे मंत्री बनाया जाना चाहिए, तथा यह शर्त रखी जानी चाहिए कि 6 महीने के अंदर वह व्यक्ति अन्य स्थान से या किसी भी स्थान से निर्वाचित होकर सदन का या संसद का सदस्य बन जाए। ठीक है, ये प्रावधान करवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपबंधों के माध्यम से दलित और शोषित वर्ग को आत्मसम्मान और गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करने का भी प्रयत्न किया था। इसके बाद फिर सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की दृष्टि से भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 और 17 में सभी नागरिकों को न केवल समान अधिकार प्रदान किए गए बल्कि छुआछूत को समाप्त करते हुए उसके बढ़ावे को भी अपराध माना गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे भारत में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद फिर जो छुआछूत की समस्या है इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उन्होंने प्रावधान करवाया, और समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उन्होंने करवाया है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 में उन्होंने ही प्रावधान करवाया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि भारतीय संघ के विशिष्ट स्वरूप की व्याख्या करने में अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द्विसदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन किया था। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका मतलब वर्तमान में हमारे भारत में एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, अर्थात एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो इस प्रकार की व्यवस्थापिका का समर्थन उन्होंने किया था, और उन्होंने राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनाने का भी समर्थन किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक अध्यक्ष होना चाहिए, तो फिर संविधान में इनका प्रावधान किया जाता है। इसके बाद फिर संविधान के अनेक सदस्यों ने अनुच्छेद 1 में फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द के प्रयोग पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष उन कारणों की भी विधिवत व्याख्या की थी जिसके कारण प्रारूप समिति ने यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसके बाद फिर इन्हीं की सिफारिश पर जो फेडरेशन शब्द था अनुच्छेद 1 में, तो फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं में समन्वय कर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो शांति काल और संकट काल दोनों ही परिस्थितियों में राष्ट्र की एकता बनाए रखने में समर्थ है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें प्रावधान करवाया फ्रेंड, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष पर भी बल दिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को सर्वोपरि स्थान दिया था। संविधान सभा में निवारक निरोध संबंधी उपबंधों को संविधान सभा में पारित कराने पर भी उनकी रुचि अधिक थी। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट था। संविधान सभा के कुछ सदस्य धार्मिक स्वतंत्रता एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को विरोधी मानते थे, दोनों को एक दूसरे को विरोधी मानते थे, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने सूझबूझ और तर्कशैली से धार्मिक स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिलाया है। ठीक है, इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना है और ये सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र राज्य के लिए एक विस्तृत आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये सिद्धांत समाजवादी नहीं है, तो मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि अधिक समाजवाद और क्या हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने प्रावधान इसमें करवाया था। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें विधि संबंधी विचार। ठीक है, तो ये जो हमने आपको बताए हैं, तो संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका रही है। तो आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना होगा 5 नंबर में। अब इसके बाद देखिए विधि संबंधी या कानून संबंधी उनके विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो देखिए इसमें तो विधि समानता एवं स्वतंत्रता की सजग प्रहरी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कानून समानता और स्वतंत्रता इन दोनों का क्या है, प्रहरी है। ये उनका विचार था। इसके बाद फिर विधि मतलब कानून सामाजिक शांति स्थापित करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विधि या कानून। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधि या कानून के बारे में। अब इसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश शासन के बारे में क्या कहते हैं या ब्रिटिश शासन के लिए उनके विचार किस प्रकार के थे। तो देखिए इसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने यह मत प्रकट किया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में केवल कुछ प्रतिनिधि संस्थाओं का ही विकास किया है, जिसे स्वशासन का विकल्प नहीं माना जा सकता। इसके बाद फिर दलितों की स्थिति में ब्रिटिश शासन में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ, दलित जैसे थे वैसे ही है। ब्रिटेन सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने दलितों के पक्ष में कोई कल्याणकारी कार्य नहीं किया था। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी दलितों को शिक्षित करने का ब्रिटिश सरकार ने कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया था, कोई बहुत बड़ा या कोई महत्वपूर्ण कदम ब्रिटिश सरकार ने नहीं उठाया था। ठीक है, तो ये ब्रिटेन सरकार के लिए अंबेडकर जी के विचार हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में उनके विचार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानव जीवन में धर्म व नैतिकता के महत्व को स्वीकार करते थे। उनका मत था कि धर्म और नैतिकता का बंधन समाज को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है और धर्म के महत्व के प्रति सचेत होते हुए भी वे धर्म के नाम पर प्रचलित अन्याय, भेदभाव और पाखंडों के समर्थक नहीं थे। ठीक है, उनका यह दृढ़ मत था कि धर्म को विवेक और विज्ञान से सम्मत होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि वह धार्मिक विश्वास और मूल्य सामाजिक दृष्टि से उपयोगी माने जा सकते हैं, जो समानता मतलब समता या समानता एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदेशों के अनुरूप हो, ये उन्होंने कहा था धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। इसके बाद में कोई भी राज्य या राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और नहीं किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। ठीक है, ये भी उन्होंने कहा था। अब अगला देखिए फ्रेंड इसमें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति अत्यंत प्रशंसा का भाव रखते थे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे सिर्फ बौद्ध धर्म को ही बढ़ावा देने की बात करते थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वे किसी भी धर्म को राज्य धर्म बनाए जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे और न ही किसी धर्म को राज्य का संरक्षण प्रदान करने के पक्ष में थे। वे राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के समर्थक थे
उनका कहना था कि कोई भी धर्म को या किसी भी धर्म को राज्य न तो बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। ठीक है। और उनका यह विचार था कि राज्य को समस्त नागरिकों को धर्म तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए तथा नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद में वे राज्य से धार्मिक विषयों पर निष्पक्ष व तटस्थ बने रहते हुए सभी धर्मों को विधि का समान या विधि के समान संरक्षण प्रदान करने की अपेक्षा भी करते थे। और उनका यह विचार था कि राज्य को समाज सुधार, शालीनता, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में धार्मिक विषयों का विनियमन करने की शक्ति होना चाहिए, किंतु उसे सामान्यतः व्यक्तियों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने की थी धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। ये उनके विचार थे फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अब आता है लोकतंत्र संबंधी विचार। तो लोकतंत्र के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार क्या है, तो ये इसमें देखिए अब आप। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें बिना रक्त बहाए क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसा रूप है जिससे बिना हिंसा के सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। सबसे अच्छा मार्ग है ये। ठीक है। और अंबेडकर संसदीय शासन प्रणाली के समर्थक थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली में 3 गुण होते हैं। तो 3 गुण कौन कौन से होना चाहिए? तो पहला है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि इसमें वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, या इसमें वंशानुगत शासन नहीं होता। और तीसरा इन्होंने बताया कि इसमें कोई व्यक्ति सत्ता का प्रतीक नहीं होता। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं लोकतंत्र के संबंध में, जो आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए 3 नंबर में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र के संबंध में उनके विचार लिखिए, तो ये आपको तीनों पॉइंट लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत के शासन को वैधता तो प्रदान करते हैं, किंतु उनका यह मानना है कि वह निरंकुश शासन होकर अल्पमत की अवहेलना न करें। और भारत में लोकतंत्र औपचारिक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन मात्र न हो, बल्कि यहाँ शासन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। इसके बाद फिर अंबेडकर जी का कहना था कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज में असमानताएं नहीं होनी चाहिए और सुदृढ़ विपक्षी दल का होना भी अनिवार्य है। और संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थायी सिविल सेवा और संवैधानिक नैतिकता भी जरूरी है। ये दोनों को जरूरी माना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि जो संसदीय लोकतंत्र है, यदि उसे सफल बनाना है तो देश में स्थायी सिविल सेवा होना जरूरी है और संवैधानिक नैतिकता का होना भी जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। 5 नंबर में भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार क्या थे। तो ये सारे विचार आपको लिखने होंगे। अब इसके बाद देखिए सामाजिक विचार। तो राजनीतिक विचार समाप्त हो चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसमें सामाजिक विचार में उनका पहला विचार है वर्ण व्यवस्था का विरोध। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों करते थे? ठीक है, तो वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार क्या है। तो हिंदू समाज का संगठन पारंपरिक आधार पर 4 वर्णों में विभाजित रहा है। जो हिंदू समाज होता है वह 4 वर्णों में विभाजित रहा है, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है। तो ये 4 वर्णों में किस प्रकार से बटा था? तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, स्मृतियों और महाकाव्यों आदि में इन वर्णों का वर्णन किया जाता है। और ये वर्ण 4 हैं। तो 4 वर्णों में पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, चौथा होता है शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए हैं और इन चारों ही वर्णों के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो क्रमशः देखिए इसमें जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म क्या होगा?
तो ब्राह्मण का कार्य होए ज्ञान का आदान प्रदान करना। फिर जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य होता है रक्षा करना या रक्षा व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। इसके बाद फिर जो वैश्य होता है तो वैश्य का कार्य होता है व्यापार करना। और जो शूद्र होता है तो शूद्र का कार्य होता है लोगों की सेवा करना। ये वेदों में इनके बारे में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस वर्ण व्यवस्था को आप वैज्ञानिक मानते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं, इसकी आलोचना करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इसकी इस आधार पर आलोचना करते हैं कि इसके अंतर्गत शूद्रों को अन्य 3 वर्णों की तुलना में निम्न स्तर प्रदान किया गया है। ठीक है, सबसे निचला स्तर माना गया शूद्र को। ठीक है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे सही नहीं माना। ठीक है, तथा शूद्र वर्ण, ठीक है, जो शूद्र वर्ग है तो शूद्र वर्ग के सदस्यों को अन्य 3 वर्णों का अधीनस्थ और संरक्षित मान लिया गया है। इन तीनों वर्णों के अधीन रहकर इसे कार्य करना है, इन तीनों वर्णों के लिए इसको सेवा करना है। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कहते हुए आलोचना करते हैं वर्ण व्यवस्था की। इसके बाद फिर वर्ण व्यवस्था सामाजिक विषमताओं को बढ़ावा देती है, जो कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, और इसमें एक और शूद्रों को अमानवीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है, उनकी परछाई को भी अशुभ माना जाता है। इसके बाद तो दूसरी ओर ब्राह्मणों को अधिक से अधिक विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि ये कैसी वर्ण व्यवस्था है कि एक तरफ तो ब्राह्मणों को ढेर सारे अधिकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ शूद्रों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो यह वर्ण व्यवस्था सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जो शूद्र हैं, शूद्र को अशुभ माना जाता है, उसकी परछाई भी लोग अपने शरीर पर नहीं पड़ने देते। तो क्या यह व्यवस्था सही है? तो इस व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गलत बताते हैं। इसके बाद फिर वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों को बौद्धिक कार्य देती है और समाज में सबसे ऊंचा स्थान देकर बौद्धिक श्रम को सबसे श्रेष्ठ घोषित करती है, जबकि समाज के लिए जितना बौद्धिक श्रम जरूरी है उतना ही शारीरिक श्रम भी जरूरी है और दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, जो कि ग्रंथों में नहीं दिया गया था। इसके बाद फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना है कि वर्ण व्यवस्था गतिशीलता को रोकती है, ये विकास में बाधक होती है। यह रुचि और योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि जन्म के अनुसार श्रमिकों का विभाजन करती है। तो इस आधार पर आलोचना की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था की। इसके बाद है कि जाति व्यवस्था एक बंद प्रकार की व्यवस्था है, जैसे क्षत्रियों को केवल साहसिक कार्य करने के लिए योग्य मानती है। ठीक है, बाकी दूसरे कार्य के लिए उसे वंचित माना जाता है, जो कि यह व्यवस्था सही नहीं है। तो इन आधारों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हैं। तो एग्जाम में आपसे 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था की आलोचना लिखिए, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था के विरोध के पक्ष में उत्तर लिखिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जाति प्रथा का विरोध, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा का भी विरोध किया था। देखिए इसके संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा की जड़ें बहुत पुरानी हैं। अंबेडकर जी का मत था कि प्राचीन भारतीय समुदाय, जिसमें आर्य, द्रविड़ों, तुर्कों और मंगोलों से मिलकर यह बना था, और आपस में अनेक संघर्षों के बाद वे कालांतर में सौहार्दपूर्ण ढंग से रहने लगे थे। और अंबेडकर जी के अनुसार कि निरंतर संपर्क और पारस्परिक मेलजोल के माध्यम से उन्होंने एक साझा संस्कृति विकसित कर ली थी, तथा उनकी पूर्व पृथक पृथक मतलब अलग अलग संस्कृतियों के प्रचलन या अलग अलग संस्कृतियों के लक्षण प्रचलन में नहीं रहे थे। इसके बाद में उनका मत है कि जाति व्यवस्था का विकास समुदाय के विभिन्न लोगों के द्वारा खान पान, रहन सहन की आदतों और पद्धतियों में भिन्नता के आधार पर हुआ था। ठीक है, और कालांतर में समान आचार विचार वाले लोगों में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने की प्रवृत्ति ने सजातीय विवाहों को जन्म दिया और जाति व्यवस्था दृढ़ होती चली गई। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। इसके बाद फिर
अंबेडकर जी का मत था कि जातीय व्यवस्था हिंदू समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करती रही है और आज भी यह सामाजिक व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्ति बनी हुई है। इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के दुष्प्रभावों का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था से कौन कौन से दुष्प्रभाव या कौन कौन से दुष्परिणाम हमारे समक्ष आते हैं। तो देखिए, इसमें पहला लक्षण उन्होंने बताया कि इससे रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। अगर जाति प्रथा रहेगी तो इससे रूढ़िवादिता को अधिक बढ़ावा मिलता है। दूसरा पॉइंट उन्हें बताया कि वैवाहिक संबंधों में संकीर्णता होती है। तीसरा बताया उन्होंने कि सामाजिक द्वेष का विचार होता है। इसके बाद फिर पद सोपानीय स्वरूप को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद फिर इसमें कार्य कुशलता का अभाव होता है। फिर इसमें अस्थैतिकता होती है और लास्ट है संकीर्णता। तो ये सारे लक्षण उन्होंने बताए, ये सारे दुष्प्रभाव बताए उन्होंने जाति प्रथा के। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के दुष्प्रभाव बताइए, तो ये पॉइंट्स आपको लिखना होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो अगला आता है अस्पृश्यता का विरोध। मतलब जो छुआछूत जैसी समस्या थी तो उसका भी विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो देखिए इसमें वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया था कि प्रारंभ में केवल 3 वर्ण ही थे। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति तो बाद में हुई और इस शूद्र वर्ण की उत्पत्ति में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता के प्रचलन के लिए मुख्यतः हिंदू समाज में ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को उत्तरदायी माना है। इसके बाद फिर अंबेडकर जी हिंदू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को अनैतिक और अन्यायपूर्ण मानते हैं। इसके बाद उनके अनुसार कि अस्पृश्यता हिंदू समाज के उत्थान के मार्ग में ये सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है। मानव के विकास में अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी समस्या सबसे बड़ी बाधा है और अस्पृश्यता की जड़ वर्ण व्यवस्था में टिकी हुई है। ठीक है। ये उन्होंने बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद फिर अगला देखिए, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्त्रियों के प्रति किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, तो देखिए इसमें तो अंबेडकर स्मृतियों और अन्य शास्त्रों की इस आधार पर भी आलोचना करते थे कि उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्र भूमिका पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो शास्त्र थे, स्मृतियां थी, उनमें जो महिलाओं को निम्न बताया गया है तो उसकी इन्होंने आलोचना की थी। ठीक है। इसके बाद फिर मनुस्मृति के इस दृष्टिकोण को कि बाल्यकाल में, तो जो मनुस्मृति होती है उसमें स्त्रियों के बारे में कहा गया है। तो क्या कहा गया है, तो देखिए, तो बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करें। इसके बाद फिर यौवन अवस्था में पति स्त्री की रक्षा करें और वृद्ध अवस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करें। ये मनुस्मृति में बताया गया है। ठीक है। और इस आधार पर फिर स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए, ये मनुस्मृति में लिखा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति में इस प्रकार से जो वर्णन है इस विचारधारा का बिल्कुल विरोध करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि स्त्रियों के प्रति अन्याय का यह प्रमुख स्रोत है। ठीक है। स्त्रियों के प्रति अन्याय को बढ़ावा देने में इस मनुस्मृति का ही महत्वपूर्ण योगदान है, यह बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर अंबेडकर की मान्यता थी कि स्त्रियों को शिक्षा व अन्य सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और हिंदू परिवार प्रणाली में स्त्रियों को पुरुषों के अधीनस्थ और उन पर निर्भर समझे जाने की प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिए, इस प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहिए। और इस प्रकार की जो प्रवृत्ति थी इसका विरोध करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें अगला आता है कि हिंदू समाज में संपत्ति के उत्तराधिकार निसंतान पर किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेने, पुनर्विवाह आदि में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ठीक है। और अंबेडकर जी ने स्त्रियों के प्रति विद्यमान इन भेदभावों का अंत किया जाना आवश्यक माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि स्त्रियों के लिए या स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे भेदभाव अगर होते रहें तो स्त्रियां या महिलाएं प्रगति नहीं कर पाएगी, विकास नहीं कर पाएगी।
इसके बाद फिर पारिवारिक व सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को पारित करवाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। ठीक है, इसके बाद फिर हिंदू कोड बिल में अन्य बातों के अतिरिक्त महिलाओं को संपत्ति के अधिकार या संपत्ति के उत्तराधिकार, संतान को गोद लेने आदि के अधिकार भी प्रदान किए गए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे आता है कि दलित वर्ग के उत्थान के उपाय, मतलब दलित वर्ग का विकास कैसे हो, उनकी उन्नति कैसे हो, तो इसके संबंध में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ विचार व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसमें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में एक न्याय सम्मत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए दलित वर्ग के उत्थान को अनिवार्य बताया था। उनका मत था कि जब तक समाज के पिछड़े और अस्पृश्य समझे जाने वाले वर्गों को अन्य वर्गों के समक्ष सामाजिक और आर्थिक स्तर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है, तब तक इस राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि दलित वर्गों के उत्थान के लिए अंबेडकर जी ने सामाजिक, आर्थिक और नैतिक तथा राजनीतिक समस्त स्तरों पर संगठित अभियान और कार्यक्रम संचालित किए जाने के लिए भी उन्होंने आवश्यकता महसूस की थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो दलित वर्ग हैं, तो दलित वर्ग के उत्थान के लिए, इनकी प्रगति के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक तथा राजनीतिक समस्त स्तरों पर अभियान किए जाने चाहिए, कार्यक्रमों को संचालित किया जाना चाहिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें अगला आता है त्रयी दर्शन। अब त्रयी दर्शन क्या होता है, तो देखिए इसमें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का त्रयी दर्शन ये क्या है, तो इसमें 3 प्रकार के विचारों का वर्णन उन्होंने किया था, इसलिए इसको त्रयी दर्शन कहा जाता है। तो देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में एक नवीन समाज व्यवस्था की चर्चा करते हैं और यह समाज वर्ण, जाति, अस्पृश्यता से भिन्न मानववादी मूल्यों पर आधारित होगी और उनका यह सामाजिक चिंतन उनके त्रयी आदर्शों में आधारित रहा है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। तो इन्होंने जो त्रयी आदर्श बताए हैं, तो कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए इसमें कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसके बाद फिर दूसरा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसके बाद फिर तीसरा है इनका कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके त्रय दर्शन हैं। तो ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का त्रय दर्शन लिखिए। तो त्रय दर्शन जब आपसे पूछा जाता है तो आपको ये 3 पॉइंट उसमें लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर इन तीनों आदर्शों का समन्वित रूप उनके सामाजिक चिंतन का ही एक मूल आधार है। इसके बाद जो बड़ा ही व्यापक और कल्याणकारी है, और ये आदर्श केवल दलित अछूतों तक ही सीमित नहीं है, इनका संबंध संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो त्रय दर्शन दिए हैं, ये अछूतों के उद्धार के लिए नहीं दिए उन्होंने, यह तो उन्होंने पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और जो बचा हुआ पार्ट है वह हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।